दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक एल्कोहलिक लीवर डिजीज। एल्कोहल कंजम्पशन अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, आपका परिचित कोई करता है, तो ये सबसे पहले लीवर को इफेक्ट करता है और लीवर को इफेक्ट करने के बाद से इसमें हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस एंड एल्कोहलिक हेपेटाइटिस कराता है। और ये पूरे घटनाक्रम जब एल्कोहल की मात्रा बढ़ जाए और लॉन्ग ड्यूरेशन यानी लंबे समय से लिया जा रहा हो तभी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए, एल्कोहलिक लीवर डिजीज जैसा नाम से ही परिचित है। एल्कोहलिक लीवर डिजीज मतलब ऐसा लीवर डिजीज जो एल्कोहल से इंड्यूस्ड हो, हम इसको एल्कोहलिक रिलेटेड लीवर डिजीज बोलते हैं। ये एक बीमारी नहीं है, इसमें ग्रुप ऑफ बीमारी है, मतलब कई बीमारियों का समूह है कि अल्कोहल जब लीवर को डैमेज करता है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो पूरी ग्रुप एल्कोहलिक लीवर डिजीज कहलाती है। अब हम कैसे जानेंगे कि एल्कोहलिक लीवर डिजीज है, ये एल्कोहल से ही हुआ है? तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, कुछ कॉज हैं और कुछ ऐसे आधार हैं जिनके बेसिस या जिनको हम जान लेंगे तो पता हो पाएगा कि ये एल्कोहलिक लीवर डिजीज है। तो उसमें है कि पहला है शराब की मात्रा, कि अगर 80 ग्राम पर डे पुरुषों में और 40 ग्राम पर डे महिलाओं में अगर आप लेते हैं ये लोग, और वो भी 5 साल से ज्यादा, तो ये एक रिस्क फैक्टर है, कॉज है एल्कोहलिक लीवर डिजीज होने का। दूसरा है शराब पीने का समय। अगर आप एल्कोहल खाना खाने के बाद लेते हैं तो थोड़ा रिस्क कम होता है, लेकिन अगर आप खाना खाने से पहले एम्प्टी स्टोमक में अगर आप लेते हैं तो एल्कोहलिक लीवर डिजीज में कन्वर्ट होने का रिस्क ज्यादा है, आपको सावधान रहना चाहिए। महिलाओं को रिस्क ज्यादा है, चूंकि इनकी मात्रा 40 ग्राम पर डे है, फिर भी रिस्क ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है कि जो एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है पचाने के लिए एल्कोहल को, वो महिलाओं में कम होता है, गट से सिक्रीशन इसका कम होता है। उसके बाद से है, अगर आपको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है और कंटिन्यूअसली अगर आप एल्कोहल का इंटेक करते हैं तो आपको एल्कोहलिक लीवर डिजीज में कन्वर्ट होने के चांस ज्यादा है और आगे चल के लिवर सिरोसिस होने के चांस ज्यादा है। उसके बाद से है आयरन ओवरलोड, जिसको हम लोग हीमोक्रोमाटोमोसिस बोलते हैं। अगर आयरन ओवरलोड ज्यादा है, लिवर में आयरन का डिपोजिशन ज्यादा है, तो आपको एल्कोहलिक लीवर डिजीज में कन्वर्ट होने के चांस ज्यादा है, आपका रिस्क फैक्टर ज्यादा है। दूसरा है खान पान। जो भी एल्कोहलिक लोग होते हैं, जो आपको क्रोनिक एल्कोहलिक्स बोलते हैं, जिनकी मात्रा रोज जो होती है अल्कोहल की ज्यादा होती है, ड्यूरेशन ज्यादा होता है, दिन भर में कई बार लेते हैं, उनमें माल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स, कुछ प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इनका क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको भूख नहीं लगता है, उनका डाइट अच्छा नहीं होता, भूख नहीं लगता है, एनोरेक्सिया हो जाता है और बाद में चल के आपको एंसेफेलोपैथी होती है, उसके चलते माल न्यूट्रिशन हो जाता है और माल न्यूट्रिशन के चलते विटामिन ए एंड ई की डिफिशियंसी हो जाती है, जो एल्कोहलिक इंड्यूस्ड लीवर डिजीज का कारण बनता है। और विटामिन ए और ई जो होता है वो लीवर के जो हिपैटोसाइट्स होते हैं उनको रीजनरेट करता है। तो अगर हम एल्कोहलिक लीवर डिजीज के पैथोफिजियोलॉजी के विषय में बात करें कि कैसे एल्कोहल जो है लीवर को डैमेज करता है, और उसमें जो 2-3 स्टेप है और जो 2-3 बीमारियां हैं जो लीवर को डैमेज करने के कारण होती हैं, वो इथेनॉल कैसे करता है वो हम जानते हैं। पैथोफिजियोलॉजी पहला है कि क्रोनिक एल्कोहल यानी इथेनॉल इंटेक, मतलब 80 ग्राम पर डे 5 साल से ज्यादा अगर ले रहे हैं पुरुषों में और महिलाओं में 40 ग्राम से ज्यादा, तो ये क्या होता है? एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है लीवर में, वो एसिटाल्डिहाइड में इसको कन्वर्ट करता है। ये एक एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अब एसिटाल्डिहाइड जो होता है फर्दर मोर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज से एएलडीए एक एंजाइम है, वो इसको एसिटाल्डिहाइड को तोड़ता है और इसको एसिटिक एसिड
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2 मतलब पानी में तोड़ता है, और ये आगे NADH का प्रोडक्शन करता है। ये भी एक एंजाइम है, और ये NADH लाइपोजेनेसिस करता है, यानी फैटी एसिड को बनाता है, इंक्रीज करता है। लाइपोजेनेसिस यानी फैटी एसिड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को, यानी जब भी फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होगा तभी तो टूटेगा, तो फैटी एसिड को तोड़ने का काम को डिक्रीज कर देता है। और ये एंड में लिवर में क्या करता है, फैटी एसिड, लीवर का जो होता है वो फैटी हो जाता है, लीवर फैटी हो जाता है। ठीक है, अब NADH क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, लीवर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है कि भैया ज्यादा काम करो, ज्यादा काम करो, ज्यादा काम करो। तो क्या करता है, हिपैटोसाइट इंजुरी, यानी लीवर के जो सेल्स होते हैं हिपैटोसाइट, उनकी इंजुरी कर देता है, और ये लीड करता है आपको हेपेटाइटिस में। ये दूसरी हो गई एल्कोहलिक लिवर डिजीज से, एक एल्कोहलिक फैटी लिवर, हेपेटाइटिस। और तीसरा क्या होता है, ये एसिटाल्डिहाइड जब इस घटनाक्रम के आगे लिपिड का पेरऑक्सीडेशन कराता है, तो वो क्या, कोलेजन का स्टिमुलेशन होने लगता है, मतलब वहां इकट्ठा होने लगता है, तो लीवर को फाइब्रोसिस कर देता है, लीवर को टाइट कर देता है, इलास्टिसिटी नहीं रहती, लीवर के जो सेल होते हैं उनके बीच स्पेस नहीं रहता, तो वो लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है, और ये फाइब्रोसिस आगे चल के लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट कर जाता है। तो लीवर सिरोसिस जो है हेपेटाइटिस सी के बाद जो सबसे मोस्ट कारण है आपको लिवर सिरोसिस होने का, वो है एल्कोहलिक लिवर डिजीज, जो 10 to 15% अगर पुरुषों में जो लेते हैं उनमें ये कन्वर्ट कर जाता है लिवर सिरोसिस में। अगर हेपेटाइटिस सी के साथ आपका एल्कोहल इंटेक है तो लिवर सिरोसिस होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे पहला चीज है कि वो साइन जो होंगे वो पेट दर्द होगा दाहिने भाग में, नाउसिया एंड वोमिटिंग यानी उल्टी जैसा मन या उल्टी होगा, और एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगेगी। अब आगे हम जो बताएंगे इसके लक्षण में वो है कि जॉन्डिस होगा, यानी जॉन्डिस होगा, पेशाब का कलर पीला हो जाएगा, आंख पीला हो जाएगा, फीवर विथ चिल्स एंड शिवरिंग, ठंडी लग के बुखार आएगी, स्वेलिंग ऑफ बॉडी, पूरे शरीर का सूजन हो जाएगा, पैर में पानी भर जाएगा। क्यों होगा, ये लेटर स्टेज जो लिवर सिरोसिस हो जाएगा तब होगा। इची स्किन यानी आपको शरीर में खुजली होने लगेगी। वेट लॉस होगा, क्यों वेट लॉस होगा, जब भूख नहीं लगेगा, एनोरेक्सिया होगा तो आप खाना नहीं खाएंगे। वोमिटिंग होगा तो जो खाएंगे वो पचेगा नहीं, बाहर निकल जाएगा, तो उसके चलते वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा तो मॉल न्यूट्रिशन, जो नहीं खाएंगे तो मॉल न्यूट्रिशन होगा तो वेट लॉस होगा। विटामिन की कमी हो जाएगी तो नर्व में भी समस्या आ सकती है, और उसके बाद से जनरलाइज वीकनेस होगा। जब वेट लॉस होगा, मसल वेस्टिंग होगी तो आपको वीकनेस हो सकता है। ये सब एडवांस जब एल्कोहलिक लिवर डिजीज में जब आपको हेपेटाइटिस या लिवर सिरोसिस या लिवर फाइब्रोसिस हो जाता है तब होता है। इनिशियल स्टेज में कोई जरूरी नहीं कि ये सभी लक्षण मिले ही। जब एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होगा तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। इनिशियल स्टेज में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, परंतु जब भी उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कुछ न कुछ गड़बड़ी आएगा। कोई जरूरी नहीं कि एल्कोहलिक लिवर डिजीज का में ये सारे लक्षण मिले हैं, ये सभी लक्षण या कुछ लक्षण या एसिम्प्टोमेटिक, ये तीनों कंडीशन है। अब इसको हम बनाते हैं कि एल्कोहलिक लिवर डिजीज किस स्टेज में है, फैटी लिवर के स्टेज में है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस के स्टेज में है, या एल्कोहलिक लिवर डैमेज या एल्कोहलिक लिवर फाइब्रोसिस या एल्कोहलिक सिरोसिस के स्टेज में है, किस स्टेज में है। जिस स्टेज में होगा उस स्टेज का लक्षण मिलेगा। फैटी लिवर के स्टेज में होगा तो हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक है, कोई लक्षण नहीं मिले, परंतु जब ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराए तो उसमें एबनॉर्मलिटी आए। हेपेटाइटिस के स्टेज में होगा तो जॉन्डिस मिलेगा, फीवर मिलेगा, आपको इची स्किन मिलेगा, नाउसिया एंड एनोरेक्सिया मिलेगा। लेकिन जब लिवर सिरोसिस के स्टेज में होगा तो आपको पेट दर्द नहीं मिलेगा, लेकिन आपको स्वेलिंग ऑफ बॉडी मिलेगी, पेट भारी हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, तो ये सब कंडीशन आपको मिलेंगे। तो एल्कोहलिक लिवर डिजीज के जो बीमारियां हैं अलग अलग स्टेज के, उनमें अलग अलग लक्षण मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन में आपको कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी, लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी, पीपीआईएनआर यानी प्रोथर्मिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, आपको यूरिन एनालिसिस कराना होगा, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग
बाइसाल्ट, बाइपिगमेंट और यूरोबिलिनोजन देखते हैं, यूरोबिलिनोजन देखते हैं। यूरिन रूटीन कराएंगे, उसके बाद से आपको केएफटी कराएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट। एल्कोहलिक लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस या सिरोसिस में चेंज होगा तो वो आपको इंसेफेलोपैथी जो बोलते हैं उसमें, या हिपैटोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं, हिपैटोरेनल सिंड्रोम उसमें जाने की संभावना रहती है। तो हम किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराएंगे, यूरिन रूटीन कराएंगे, पीटीएनआर, एलएफटी, सीबीसी कराएंगे। और अगर मरीज शुगर का है तो आपको फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी ब्लड शुगर कराना है। ये इसेंशियल ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, इसको कराना होगा। रेडियोग्राफी में अगर आप जाएंगे तो यूएसजी कराना होगा। अगर इसमें कुछ डायग्नोसिस नहीं बनता है तो आपको सीटी स्कैन कराना होगा। यहीं से पता चलेगा कि आपको एस्टिडोसिस यानी जो फैट का डिपोजिशन कितनी मात्रा में लीवर में हुआ है जिसके चलते लीवर डैमेज हुआ, ये सीटी स्कैन में पता चलता है। और ये बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, इसको कराना है। आज जब हम सीबीसी की बात करेंगे तो इसमें आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, यानी टोटल काउंट बढ़ा होगा, टीएलसी बढ़ा होगा। एलएफटी की बात करें, अगर हम बात करें इसमें तो इसको एएसटी और एएलटी यानी एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़ा होगा, परंतु 300 से ज्यादा नहीं होगा, मोर देन 300 नहीं होगा। और एएसटी और एएलटी के बढ़ने का रेशियो 2:1 होगा। ये मार्का वाली चीज है, 2:1 होगा। लेकिन सभी में ये लक्षण मिले ये कोई जरूरी नहीं है। पीटीआईएनआर, पीटी बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम 6 सेकंड से ज्यादा आएगा तो रिस्क है, लिवर डैमेज हो रहा है। यूरिन रूटीन में अगर बाइसाल्ट, बाइपिगमेंट आ रहा है तो जॉन्डिस ज्यादा है। किडनी फंक्शन अगर नॉर्मल है तो समझ लीजिए अभी आप एल्कोहलिक लिवर डिजीज में है, हिपैटोरेनल सिंड्रोम आपको डेवलप नहीं हुआ है। और फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर अगर नॉर्मल है तो आपको डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर किडनी फंक्शन टेस्ट में आपको किडनी फंक्शन यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, खास करके यूरिया बढ़ा हुआ है, और आपका जो मेंटल साइंस है वो अल्टर्ड सेंसोरियम है, तो एल्कोहलिक लिवर डिजीज के चलते आप हिपैटोरेनल सिंड्रोम के साथ इंसेफेलोपैथी में जा रहे हैं। तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें। ट्रीटमेंट में सबसे पहला चीज है आपको विड्रॉल ऑफ एल्कोहल। शराब को नहीं लेना है, क्विट करना है शराब को। ये सबसे जरूरी चीज जो है वो है एल्कोहल को अवॉइड करना। इसके बिना कोई भी दवाई काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला है कि एल्कोहल को विड्रॉ करना। लेकिन जो क्रोनिक एल्कोहलिक्स होते हैं ये हैबिचुएटेड हो जाते हैं, तो अचानक आप एल्कोहल को विड्रॉ नहीं करा सकते। इसके एवज में जब क्या होता है, उनको ट्रिमर होने लगता है, हाथ पैर कांपने लगेगा, बेचैनी होने लगेगी, रेस्टलेसनेस होने लगेगा। तो जब भी आप हॉस्पिटलाइज होकर इसका ट्रीटमेंट कराते हैं एल्कोहलिक लिवर डिजीज का, डॉक्टर वहां पे बेंजोडाइजेपिन्स की टैबलेट देते हैं धीरे धीरे इसको छुड़ाने के लिए। बेंजोडाइजेपिन के टैबलेट देते हैं आपको छुड़ाने के लिए। तो अचानक आप नहीं छुड़ा सकते, ये धीरे धीरे करके छुड़ाया जाएगा। लेकिन अगर एसिम्प्टोमेटिक आप हैं, आपको कोई लक्षण नहीं है और ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपका अल्टर आ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि वो एल्कोहल को छोड़ दें। उसके बाद से अगर हम मेडिसिन की बात करें तो हिपैटो प्रोटेक्टर देते हैं। हिपैटो प्रोटेक्टर जो लिवर को प्रोटेक्ट करे, उसमें हम आपको सिलीमेरिन का एडवाइस करेंगे। सिलीमेरिन सिलीबॉन के नाम से आता है। ये कुछ हद तक आपको हिपैटो प्रोटेक्टर में काम करता है। यूडिलिव का कुछ वर्क है, जब जॉन्डिस हो, हेपेटाइटिस हो तो बाइल फ्लो को बढ़ाएगा। यूडिलिव यानी उर्सोडिकोक्सीकोलिक एसिड। उसके बाद से अगर आपको बात करें तो सोरबलिन जो है वो भी कुछ हद तक मिलेगा, सोरबलिन। ठीक, अब ली52 ये दवाइयां हर्बल है। और अगर मदर टिंचर होम्योपैथ की बात करें तो वो कार्डिवस जो है, कार्डिवस क्यू, वो काम करती हैं हिपैटो प्रोटेक्टर। ये सब हिपैटो प्रोटेक्टर है, नॉट ये ट्रीटमेंट। इट इज हिपैटो प्रोटेक्टर, आपके लिवर को बचा कर रखेगा। और हॉस्पिटलाइज यानी जब सिम्टम्स आपके ज्यादा हो और बीमारी ज्यादा हो, जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो लक्षण के अनुसार आपकी इलाज होता है। पानी ज्यादा होगा तो पानी निकाला जाएगा, पेट में पानी होगा तो उसको निकाला जाएगा, उल्टी हो रही हो तो उल्टी का ट्रीटमेंट होगा, जॉन्डिस होगा तो जॉन्डिस का ट्रीटमेंट होगा, हेपेटाइटिस होगा, अगर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगा तो उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक अगर है और आप एल्कोहल को छोड़ दिए हैं
और बढ़े हुए आपके जो डेरेंज ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जो भी एसजीपीटी, एसजीओटी, जीजीटी है, इन्वेस्टिगेशन में एक चीज और आपको कराना होगा, वो जीजीटी, इसका भी इन्वेस्टिगेशन कराना होगा। तो अगर ये सब बढ़े हुए हैं तो ये हेपेटोप्रोटेक्टर अगर आप लेंगे तो आपका अल्कोहलिक लिवर डिजीज ठीक होने के चांस ज्यादा हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अल्कोहलिक लिवर डिजीज पे था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन